हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द ट्रिब्यूट। हमने जाना है कि बाबुली आ चुका है अपने गांव और वो मिला है अपने भाई से, और उसका भाई आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा बचपन में था बाबुली के लिए। तो चलो करते हैं इसी चैप्टर के चौथे भाग की शुरुआत। डोंट यू वरी, ही सेड, इट इज़ हैवी एंड यू आर टायर्ड। तो मैंने क्या किया था, मैंने पूछा था अपने भाई से कि भाई आप मुझे ये बैग वापस दे दीजिए, ये भारी है, कुछ देर मैं ले चलता हूँ। पर मेरे भाई ने कहा, डोंट यू वरी, तुम चिंता मत करो, इट इज़ हैवी, ये भारी है, एंड यू आर टायर्ड, और तुम थके हुए हो। लेट अस क्विकन आवर स्टेप्स, हम क्या करें, क्विकन करें, तेज़ करें अपने कदम। यू मस्ट बी फीलिंग हंग्री, तुम्हें भूख लगी होगी। इट इज़ टाइम फॉर द इवनिंग मील, ये शाम के भोजन का समय हो चुका है। आई फॉलोड हिम इन साइलेंस, मैंने क्या किया, अनुसरण किया उनका साइलेंस के साथ, शांति के साथ। वी रीच्ड होम, हम घर पहुंच गए। इट वॉज ऑलरेडी डार्क, क्या हो चुका था, पहले से अंधकार हो चुका था। द टाइम फॉर द लाइटिंग ऑफ विक्स बिफोर द सैक्रेड तुलसी प्लांट, और क्या हो चुका था, अब समय हो चुका था लगाने का विक्स, बत्तियां उस पवित्र तुलसी के पौधे के आगे। यानी कि सांझ के समय क्या करते हैं लोग, तुलसी के पौधे के आगे दीपक लगाते हैं ना, तो बस वही समय पे हम घर पहुंचे थे। अनलाइक दोज डेज, तो पिछले दिनों के जैसे, नन ऑफ माई नेफ्यूज रश टूवर्ड्स मी हाउलिंग, मेरा कोई भी नेफ्यू नहीं भाग के आया मेरे पास हाउलिंग करते हुए, हो हल्ला करते हुए। हियर्स अंकल, यहाँ चाचा आ गए। माई सिस्टर इन लॉ डिड नॉट रन फ्रॉम द किचन टू रिसीव मी, और जो मेरी भाभी थी वो भी रसोई से भाग के नहीं आई मुझे रिसीव करने, मुझसे मिलने। तो बच्चों, हमने क्या क्या यहाँ पे शब्द पढ़े हैं, देखिए। क्विकन यानी कि तेज करना, हंग्री का मतलब होता है भूखा, विक्स यानी कि बत्तियां, सेक्रेड यानी कि पवित्र, और हाउलिंग यानी कि हो हल्ला करते हुए। आई वॉज ऑल क्वाइट एंड काम, मैं कैसा था, मैं बिल्कुल चुप था और काम था, बिल्कुल शांत था, नीरव था। ओनली माई मदर केम एंड स्टूड नियर मी, केवल मेरी माता मेरे पास आई और मेरे पास आके खड़ी हो गई। द सेकेंड ब्रदर एंड हिज वाइफ वर नो वेयर टू बी सीन, जो मेरा दूसरा भाई था और उनकी जो पत्नी थी वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे थे। इन द एंटायर हाउस, उस पूरे घर में, देयर वॉज एन एयर ऑफ अनयूजुअलनेस रादर देन स्टिलनेस ऑफ द ग्रेवयार्ड, उस पूरे घर में क्या था बच्चों, एक असामान्य सी स्टिलनेस थी, शांति थी, जैसे कि एक कब्रिस्तान में होती है। As if the house was preparing for its ultimate collapse, और ये शांति किस प्रकार की थी, जैसे कि जो घर है वो तैयार हो रहा है उसके अंतिम विध्वंस के लिए। I tried to be normal with everyone, मैंने सबके साथ सामान्य रहने की कोशिश की। But there was that abominable lull all around, पर वहाँ पे क्या था, एक अप्रिय सी शांति थी आसपास। My second brother and his wife, मेरे जो दूसरे भाई थे और उनकी पत्नी थी, in spite of their presence of home, अपनी अनुपस्थिति के बावजूद, showed no emotion, उन्होंने कोई इमोशन, कोई भावुकता, भावना नहीं दिखाई। तो बच्चों, यहाँ पे हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट शब्द पढ़े हैं, देखिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है क्वाइट, क्वाइट यानी कि चुप या फिर शांत। फिर है काम, काम का मतलब होता है नीरव। एंटायर यानी कि पूरा। अनयूजुअलनेस यानी कि असामान्य सा। स्टिलनेस यानी कि शांति। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान। अल्टीमेट यानी कि अंतिम। कोलैप्स मतलब गिरना या फिर विध्वंस। नॉर्मल यानी कि सामान्य। अबोमिनिएबल यानी कि अप्रिय। लल यानी कि शांति।
दे वर ऑल सेट फॉर द पार्टीशन एंड दे केयर्ड फॉर नथिंग एल्स। तो मेरे जो दूसरे भाई और उनकी पत्नी थी वो घर में मौजूद थे, उपस्थित थे, पर फिर भी उन्होंने कोई भावना नहीं दिखाई। वो क्या थे? वो बिल्कुल तैयार थे बंटवारे के लिए। एंड दे केयर्ड फॉर नथिंग एल्स, और इसके अलावा उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। यानी कि बड़ा भाई और पत्नी क्या चाहते थे? केवल उनकी कि भाई बस बंटवारा हो जाए, इसके अलावा उनको किसी चीज़ से कोई परवाह नहीं थी। आई कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, उस रात मैं सो नहीं पाया। एंड द फॉलोइंग मॉर्निंग पास्ट क्वाइट अनइवेंटफुली, और जो अगली सुबह थी वो बीत गई अनइवेंटफुली, बिना किसी घटना के। इट वॉज मिड डे, तो क्या हो चुका था? मिड डे हो चुका था। 7 or 8 people had gathered in a courtyard, 7 से 8 लोग इकट्ठा हो गए थे हमारे आंगन में, टू सुपरवाइज, पर्यवेक्षण करने के लिए, द डिवीजन, बंटवारे का। We 3 brothers were present, हम 3 भाई भी वहाँ पे उपस्थित थे। मदर वॉज नॉट टू बी सीन एनीवेयर इन द विसिनिटी, जो माँ थी हमारी वो कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही थी उस स्थान के आसपास। यानी कि उस क्षेत्र के आसपास, उस स्थान के आसपास माँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। तो बच्चों क्या क्या इंपॉर्टेंट शब्द पढ़े हैं? रिवाइज कर लेना। तो देखिए, सबसे पहला है प्रेजेंस। प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति। फिर है इमोशन। इमोशन का मतलब क्या होता है? भावना या फिर भावुकता। पार्टीशन यानी कि बंटवारा। अनइवेंटफुली, अनइवेंटफुली का मतलब होता है बिना किसी घटना के। गैदर्ड, गैदर्ड यानी कि इकट्ठा करना। कोर्टयार्ड यानी कि परिसर। सुपरवाइज यानी कि पर्यवेक्षण। विसिनिटी यानी कि उस स्थान के आसपास। ये क्या है बच्चों? स है, र नहीं है, स है। We were waiting for the final separation. हम सब इंतज़ार कर रहे थे उस आखिरी बंटवारे का। As if ready to slice out the flesh of the domestic body which our parents had nourished since the day of their marriage. हम सब बंटवारे का इस प्रकार से इंतज़ार कर रहे थे जैसे कि हम तैयार हों स्लाइस करने के लिए, टुकड़े करने के लिए उस मांस के, ऑफ द डोमेस्टिक बॉडी, घर रूपी शरीर के, विच आवर पेरेंट्स, जिसको हमारे माँ बाप ने नरिश किया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, सिंस द डे ऑफ देयर मैरिज, अपने शादी के दिनों से। यानी कि बाबूली को लग रहा है कि ये घर नहीं है, ये क्या है? एक इंसान रूपी शरीर है बच्चों। और इसीलिए बाबूली बोल रहा है कि इस इंसान रूपी शरीर के अब टुकड़े होने वाले हैं, उस शरीर के मांस के टुकड़े होने वाले हैं, और वो शरीर जिसे पाल पोस के बड़ा किया उसके माता पिता ने। And then we would run away in 3 different directions, clutching a piece each. और बाबुली को ऐसा लगा कि हर पीस को पकड़कर, हर टुकड़े को पकड़कर हम 3 डिफरेंट अलग दिशाओं में चले जाएंगे, भाग जाएंगे। All the household articles were heaped in the family courtyard. जो सारे घर के आर्टिकल्स थे, वस्तुएं थी, उनका ढेर लगा दिया गया फैमिली के कोर्टयार्ड में, उस आंगन में। There were to be divided into 3 parts. इन सब चीज़ों के, यानी कि घर की हर चीज़ के 3 हिस्से होने थे। All the small things of the house, घर की हर छोटी चीज़ का। Almost everything movable, starting from the ladles made out of coconut shells and bamboo to the little box. तो सारी वो चीज़ें, चाहे वो लेडल हो, चाहे छोटा सा बॉक्स हो, हर चीज़ के 3 हिस्से होने थे। तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट शब्द है बच्चों, रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है बंटवारा। फिर है रेडी। रेडी यानी कि तैयार। स्लाइस यानी कि टुकड़ा। फ्लैश यानी कि मांस। डोमेस्टिक बॉडी, डोमेस्टिक बॉडी यानी कि घर रूपी शरीर को। नरिश्ड यानी कि पाल पोस कर बड़ा किया। डिफरेंट यानी कि अलग। डायरेक्शंस मतलब दिशा। क्लचिंग मतलब पकड़े हुए। आर्टिकल्स होती हैं वस्तुएं। और हीप्ड यानी कि ढेर लगाया। तो बच्चों, बाबुली को लग रहा है कि ये घर नहीं है, एक इंसान का शरीर ही तो है जिसके 3 टुकड़े होने हैं, और जो 3 टुकड़े जिनके अंदर विभाजित होंगे वो तीनों लोग अलग अलग दिशाओं में उन टुकड़ों को लेके चले जाएंगे।
तो घर की हर चीज़ का बंटवारा होना था 3 हिस्सों में, जैसे कि सारी छोटी चीज़ें घर की, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, हर मूवेबल, हर चल चीज़, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेडल्स, जैसे कि करछियाँ मेड आउट ऑफ कोकोनट शेल्स, जो कि बनी हुई थी नारियल के शेल से, एंड बैम्बू, और बैम्बू से, टू द लिटिल बॉक्स, उस लेडल से लेके एक छोटे से बक्से तक, वेयर फादर यूज टू कीप हिज बीटल्स, जहाँ पर पिताजी रखते थे अपने पान, उनका भी बंटवारा होना था। द एक्स एंड द ओल्ड रेडियो सेट टू हैड बीन प्रोड्यूस, जो कुल्हाड़ी थी और जो पुराना रेडियो सेट था वो भी प्रस्तुत किया गया। अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स वॉज मेड, और एक बहुत लंबी सूची बनाई गई सारी चीज़ों की। नथिंग वॉज स्पेयर्ड, कुछ भी नहीं छोड़ा गया। Neither the Dhinki wooden rice crusher nor the little figures of the family idols. तो बच्चों कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी गई, जो धिनकी होती है, जो राइस का क्रशर होता है वो, ना ही छोटे छोटे फिगर्स, छोटी छोटी मूर्तियाँ फैमिली के आइडल्स की मूर्तियों की, वो कुछ भी नहीं छोड़ा गया। I saw my elder brother rise. फिर मैंने देखा मेरे बड़े भाई को उठते हुए। He stopped for a moment. वो एक क्षण के लिए रुके। Near the pile of things. और कहाँ पे रुके वो? उन चीज़ों के ढेर के पास में। And unfastened the strap of his wristwatch and placed it on the heap with the other things. और मेरे भाई ने खोल दी जो पट्टा था उनकी रिस्ट वॉच का, हाथ की घड़ी का, उसको खोला और रख दिया on the heap, उस ढेर पे, with the other things, बाकी चीज़ों के साथ। तो क्या क्या शब्द है बच्चों यहाँ पे देखिए। सबसे पहला है लेडल्स। लेडल्स का मतलब होता है करछियाँ। प्रोड्यूस्ड यानी कि प्रस्तुत किया। स्पेयर्ड यानी कि छोड़ा गया। आइडल्स यानी कि मूर्ति। और मोमेंट यानी कि क्षण। तो क्या सोच रहा है बाबूली कि भाई किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा गया, और तभी क्या हुआ, उसके बड़े भाई उठे, वो उस ढेर के पास गए और उन्होंने अपनी हाथ की जो घड़ी थी उसका पट्टा खोल दिया। Perhaps a tear trickled down his cheek. शायद से एक आंसू ट्रिकल डाउन हो चुका था, लुढ़क चुका था his cheek, उनके गालों से। With a heavy sigh he left the place. एक भारी आह लेकर वो उस जगह को छोड़ के चले गए। I had often heard him say that the father had bought him that wristwatch. तो क्यों एक आंसू सा आया उनके बड़े भाई के आँखों में बच्चों, बाबुली के बड़े भाई की आँखों में? क्योंकि कई बार उसने सुना था, बाबुली ने सुना था उनको बोलते हुए, अपने बड़े भाई को बोलते हुए, that father had bought him that wristwatch, कि उनके पिता लेके आए थे वो रिस्ट वॉच when he was in 11th class, जब वो थे 11वीं कक्षा में। यानी कि बड़े भाई के लिए, उस सबसे बड़े भाई के लिए वो जो घड़ी थी उसके पिता लेके आए थे जब वो बड़े भाई 11वीं कक्षा में थे। बट आई ऑल्सो रिमेंबर, पर मुझे ये भी याद है, वेल इन माई MA, जब मैं अपनी MA फाइनल ईयर में था, he had mortgaged that watch to send me money to go to Delhi for an interview. तो क्या याद था अच्छे से बाबुली को कि मेरे बड़े भाई ने गिरवी रख दी थी वो घड़ी, ताकि वो मुझे भेज सके कुछ पैसे, ताकि मैं दिल्ली जा पाऊँ एक साक्षात्कार के लिए। तो भाई बड़े भाई को वो घड़ी अति प्रिय थी, पर फिर भी उन्होंने वो गिरवी रख दी बाबुली के लिए, उसको पैसे भिजवाने के लिए। तो यहाँ पे क्या क्या शब्द है बच्चों देखिए। सबसे पहला है अनफास्टन। अनफास्टन यानी कि खोला। फिर है स्ट्रैप। स्ट्रैप का मतलब होता है पट्टा। ट्रिकल डाउन मतलब लुढ़क पड़ा। हैवी यानी कि भारी। साय यानी कि आह। हर्ड यानी कि सुना। रिमेंबर मतलब याद। मॉर्गेज्ड यानी कि गिरवी रखा। और इंटरव्यू क्या होता है? साक्षात्कार। तो मुझे याद है कि मेरे बड़े भाई ने उस घड़ी को मेरे साक्षात्कार के लिए भी गिरवी रख दिया था, ताकि वो मुझे पैसे भेज पाएँ। He had sent me an amount of 150 rupees. और गिरवी रख के क्या किया था? मेरे भाई ने मुझे 150 रुपीज़ भेजे थे। I remember clearly. मुझे स्पष्ट रूप से ये याद है। No one knows whether the wristwatch would come back to him or not. और किसी को भी नहीं पता था कि वो जो घड़ी थी वो उनके पास वापस आएगी भी या नहीं।
हिज एक्शन, उनका ये जो कार्य था, सीम्ड सिंबॉलिक, वो एक प्रतीक लग रहा था, ऑन हिज स्नैपिंग, कि वो क्या कर रहे हो, स्नैप कर रहे हो, तोड़ रहे हो, हिज अटैचमेंट, अपने बंधन, विद द पास्ट, अपने पास्ट के साथ में, यानी कि उन्होंने वो जो घड़ी खोल के रखी वो ऐसा लगा जैसे कि वो अपने पास्ट के साथ के बंधन तोड़ रहे हों। तो क्या क्या शब्द है बच्चों यहाँ पे, देखिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है क्लियरली, क्लियरली यानी कि स्पष्ट रूप से। फिर है सीम्ड, सीम्ड का मतलब क्या होता है, लगा। फिर है सिंबॉलिक, सिंबॉलिक यानी कि प्रतीक। स्नैपिंग यानी कि तड़कना, और अटैचमेंट यानी कि बंधन। तो बच्चों अच्छी लग रही है ना कहानी? कहानी के अंत में क्या हुआ जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।